पिछले एपिसोड में जैसे हमने देखा कि चंद्रसेन जाधव यानी कि धनाजी जाधव के बेटे ये जाके दाऊद खान पन्नी को शामिल हो गए, यानी मुगलों के साथ में शामिल हो गए। लेकिन वो मुगलों के साथ में डायरेक्ट शामिल हुए क्या? नहीं, उनके मन में कोई खटपट चल रही थी क्या? हां, जिस समय शाहू महाराज मुगलों के छावनी से वापस लौट के आए, यह बात तारा रानी को पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि गद्दी मेरी है, गद्दी मेरे बेटे की है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों के बीच में गृह युद्ध चला, धनाजी जाधव की मृत्यु हुई और धनाजी जाधव ने शाहू महाराज को फुल हैंड सपोर्ट किया था। दोनों के बीच में वाद विवाद था, कुछ ना कुछ वाद विवाद हो रहा था, बिकॉज जो इनडिसिप्लिन उस समय फोर्सेस में आ चुका था, उस इनडिसिप्लिन के चलते देशमुखी, सरंजमशाही या फिर जहांगीरी, इसको लेके झगड़े चलते रहते थे सरदारों में और राजाओं में। अब समय के साथ यह हुआ कि जिस समय धनाजी जाधव की मृत्यु हुई तो चंद्रसेन जाधव को छत्रपति शाहू महाराज ने सेनापति बनाया। लेकिन ऐसे समय में कई सरदार शाहू महाराज को छोड़ के ताराबाई के पास में जा रहे थे या अपनी इंडिपेंडेंट जहांगीरी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को हाथ में लेके उन्हें सेना करते का पद दिया। सेना करते यानी कि आपको सेना एस्टैब्लिश करनी है, सेना बढ़ानी है। सेनापति का ही यह काम होता है कि आप सेना बढ़ाइए, लेकिन सेना करती उनके साथ एज एन असिस्टेंट रखा गया कि आप सेना को एक्सपांड करिए। मैं आपको एक काम देता हूं, यह काम धनाजी यादव के वक्त भी था। धनाजी यादव जिस समय जीवित थे, जिस समय वो थे जिंदा, उस समय पे भी सेना करते पद था। लेकिन धनाजी यादव के जाने के बाद में चंद्रसेन जाधव जिस समय सेनापति पद के गद्दी पे आए, तो समय के साथ उन्हें यह लगने लगा कि मैं सेनापति हूं। लेकिन बालाजी विश्वनाथ वॉज एक्सट्रीमली कनिंग, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। तो उन्हें यह लगने लगा कि यार सारी चीजें, सारी हरकतें बालाजी विश्वनाथ के साइड में झुक रही है, अब मेरा क्या होगा। साथ ही साथ तारा रानी और शाहू महाराज दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। आज नहीं तो कल ये आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे और फिर से शासन जो आएगा मुगलों का आएगा। इसीलिए चंद्रसेन जाधव ने इस समय पे क्या किया, इस समय पे उन्होंने दाऊद खान पन्नी के साथ में बात करके मुगलों के साथ में शामिल होने की बात चालू कर दी। लेकिन धनाजी जाधव का बेटा डायरेक्टली जाके मुगलों को शामिल होगा, यह बात देखने के लिए अच्छी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने पहले नाटक किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तारा रानी ने धनाजी जाधव को लेटर लिखा। तारा रानी ने चंद्रसेन जाधव को लेटर लिखा था। किस समय पे? जिस समय पे धनाजी जाधव की मृत्यु हुई थी। उस लेटर में उन्होंने धनाजी जाधव के बहुत कारनामे, गुणगान और बहुत बढ़ाई करी थी। और वो करने का सबसे बड़ा कारण भी यह था क्योंकि तारा रानी चाहती थी कि चंद्रसेन जाधव उनकी टीम में आ जाए। सरकारें बढ़ चुकी है। अब ऐसे समय पे जब चंद्रसेन जाधव को लेटर जाता है, चंद्रसेन जाधव शाहू महाराज के साथ में थे, लेकिन शाहू महाराज ने चौथ वसूल करने के नाम पे कुछ जगहों पे जब डेरे डाले कि बाबा तुम देशमुख हो, ठीक है, चौथ तो देनी पड़ेंगी, जहांगीरी है, ठीक है, चौथ तो देनी पड़ेंगी। यह बात चंद्रसेन जाधव को पसंद नहीं है क्योंकि उन्हीं के जानकार, उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के क्लोज लोगों के यहां पे वो सब हुआ था। तो वो लोग छोड़ के तारा रानी के पास चले गए कुछ सरदार। साथ में चंद्रसेन जाधव का भी थोड़ा सा खटपट हो गई, बोले वापस दे दो इनको सबकी जहांगीरी, इनकी लूट जो हुई वापस करो। शाहू महाराज ने कहा ठीक है, ओके, डन कर दिया। दाऊद खान पन्नी ये उस समय पे पुणे के प्रांत में था, ध्यान से समझो। और पुणे के प्रांत में कई मुसलमान अमलदार थे, कई सारे मनसबदार उस समय पुणे में थे जो मुगलों के लिए काम कर रहे थे। शाहू महाराज ने पुणे हस्तगत किया, जबकि पुणे मुगलों के पास में था। और जिस समय पे शाह आलम दक्षिण में आया, उसने कामबख्श का गेम बजाया। कामबख्श का गेम बजाने के बाद वो जब महाराष्ट्र में पहुंचा, हैदराबाद में गेम बजा के, सबकी नजरें इस बात पे अड़ी कि भैया मुगल रहेंगे, शाहू महाराज रहेंगे। तो शाहू महाराज ने समझाया, बोले ऐसा ऐसा है कि पुणे हमारे पास में था, उन्होंने ले लिया। उन्होंने अपने रीजन दिए, बोले हमको आप अभी सूबेदारी दे दो, हमें चौथ वसूल करने का अधिकार दे दो, यहां से ये दे दो, वो दे दो। सेम कंडीशन ताराबाई ने भी अपने पत्र लिख के भेजी। तो दोनों, तो शाह आलम ने कहा ना, दोनों झगड़ा कर लो और डिसाइड कर लो क्या करना है। दोनों झगड़ा कर लो, डिसाइड कर लो।
यह बात चंद्रसेन यादव को पता थी, ये दोनों कभी ना कभी लड़ेंगे, कभी ना कभी खत्म होंगे, इसीलिए मुझे अपने आप को सिक्योर करना जरूरी है, इसलिए मैं दाऊद खान पन्नी के पास में चले जाता हूं। लेकिन तुम ओपनली दिखा नहीं सकते। अब चंद्रसेन यादव नाराज है, यह बात जब शाहू महाराज को पता चली तो शाहू महाराज को उन्होंने कहा कि आप 2 लोगों को भेजो, बोले कोई भी, परशुराम पंत और मोरे करके एक उन्हें भेजा गया। बोले उनको भेज दो, बोले आप, मैं उनसे बात कर लूंगा, बोले क्या है तो अपन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये दोनों जिस समय पे गए, इन्होंने इन्हीं के खिलाफ उनको भड़का के सरका दिया, बोले हमें ताराबाई के साथ में काम करना, अब इनके साथ में हम काम नहीं करेंगे। बात ये थी कि चंद्रसेन यादव ये ओपनली दिखाना नहीं चाहते थे कि भैया मैं मुगलों के साथ में शामिल होने वाला हूं, वो ये दिखा रहे थे कि मैं ताराबाई के पास में जाने वाला हूं। कई सारे सरदारों को फोड़ फाड़ करके ताराबाई के साइड में खिसकाया गया। ताराबाई और चंद्रसेन यादव के लेटर पत्र व्यवहार है, वो अवेलेबल है। अगस्त के महीने के 2-3 लेटर, अगस्त 1711 के वो पत्र व्यवहार है, वो अवेलेबल है। और इस पत्र व्यवहार में चंद्रसेन यादव एक पत्र लिखते हैं कि इन कुछ परशुराम पंत जो उस समय पे शाहू महाराज के पास में थे, वो पहले ताराबाई के पास में थे, परशुराम पंत को पसंद नहीं आ रहा था। इसके रीजन है, अब ध्यान समझना, एक बात ध्यान से समझना, एक बात बहुत ध्यान समझना। परशुराम पंत, अब तुम्हें लगेगा कि कास्ट में झगड़े कैसे होते, देखो परशुराम पंत वॉज देशस्थ ब्राह्मण, बालाजी विश्वनाथ वॉज कोकणस्थ ब्राह्मण। मैं यहां पे 2 जातियों के बीच में झगड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझो, बालाजी विश्वनाथ का राइज होना, पेशवाओं का राइज होना, यह कई लोगों के दिमाग में खटक रहा था। मैं भी आपको एक बात बताता हूं, टिळक के आने तक कोकणस्थ और देशस्थ में रोटी बेटी का भी व्यवहार नहीं होता था, और उसके कारण है कोकणस्थ आर बिट कर्मठ, वो थोड़े से ज्यादा उनकी पूजा पद्धति डिफरेंट होती है, उनके घर में स्ट्रिक्ट माहौल होता है। इसके बाद में टिळक ने अपने लेटर में यह लिखा था, एक केसरी में उनका लेख आया था कि यदि आपको शाश्वत रहना है ब्राह्मणों को, तो एक दूसरे के साथ में यह जातिवाद खत्म करके कोकणस्थ देशस्थ का तुम्हें रोटी बेटी का व्यवहार करना होगा, वरना खत्म हो जाओगे तुम। उसके बाद में शुरू हुआ, परशुराम पंत को बालाजी विश्वनाथ भी इतने अच्छे पसंद नहीं थे, सो परशुराम पंत भी ताराबाई के पास में जाने वाले थे, और परशुराम पंत और चंद्रसेन यादव दोनों ने मिलकर मिली भगत करके वो ताराबाई के पास में निकल गए। लेकिन चंद्रसेन यादव डायरेक्टली जाएंगे, इसके लिए उनको एक कारण चाहिए था। झगड़ा है, मेरे को जाने का है, ये दिखाएंगे कैसे? तो झगड़ा करने के लिए एक कोई स्पेसिफिक रीजन भी, तुम्हारा पक्का रीजन तुम्हारे पास में होना चाहिए ना। उस पक्के रीजन को चंद्रसेन यादव ढूंढ रहे थे, और आगे जाके ये जो कट कारस्थान हुआ, बालाजी विश्वनाथ ने पूरा कारस्थान फोड़ डाला है पूरा का पूरा। अब वो कैसे होगा, इसके लिए एक हिरन होता है ना, हिरन के शिकार के ऊपर से एक लंबा झगड़ा चला। वो हिरन का झगड़ा क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब ध्यान से समझना, दामाजी थोराट, उदाजी चौहान, ऐसे कई सारे लोग शाहू महाराज को छोड़ के ताराबाई के साइड में जा रहे थे, और ये अलग अलग जगहों पे फैलाव था, और ये सारे के सारे एक साथ मिलके ही उठाव कर रहे हैं। ये बात जब शाहू महाराज को समझी तो चंद्रसेन यादव और बालाजी विश्वनाथ दोनों को मिला के इन लोगों के खिलाफ शाहू महाराज ने भेज दिया। उमरेज का एक जंगल आता है बारामती पुणे के पास में, यहां पे वो पहुंचे। अब यहां पे गड़बड़ क्या हुई, पिराजी राउत करके बालाजी विश्वनाथ का एक खास आदमी था, और व्यासराव करके एक ब्राह्मण था जो धनाजी यादव के साथ में था। धनाजी यादव को चांस चाहिए था, अब ये चांस यहां पे मिल गया। एक छोटा सा नॉनसेंस झगड़ा हो गया दोनों में, चंद्रसेन यादव चले गए। अब ध्यान समझना क्या हुआ, उमरज के जंगल में एक हिरन भागा, यह पिराजी राउत ने देखा। पिराजी राउत उसके पीछे शिकार करने के लिए चले गए। पिराजी राउत जब उसके पीछे शिकार करने के लिए गए तो वो हिरन भागते भागते व्यासराव के छावनी में घुस गया। रुके हुए थे ना, डेरे डाले हुए थे, उनके इसमें घुस गया। पिराजी राउत बोले शिकार मेरी है, उसको बाहर निकालो। व्यासराव बोले मैं ब्राह्मण हूं, वो ब्राह्मण थे, बोले मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरे साइड में आया है, अगर ये मेरे साइड में आया है तो मैं तुमको क्यों दूं इसको, मैं तुमको देने नहीं वाला।
इसका संरक्षण करना मेरी जवाबदारी है। दोनों में पिराजी राउत और व्यासराव में वहां पे झगड़ा हो गया। पिराजी राउत ने भाला निकाला और हिरण को मारने गए, सामने वहां पे व्यासराव आ गए, वो भाला व्यासराव को लगा। अब पिराजी राउत ने यह बात जाके बालाजी विश्वनाथ को बताई और व्यासराव ने यह बात जाके चंद्रसेन यादव को बताई। तो चंद्रसेन यादव ने बालाजी विश्वनाथ को लेटर भेजा, बोले पिराजी राउत को हमारे हवाले करो। बालाजी विश्वनाथ बोले वो हमारे पास में है, उनको जो कुछ भी शिक्षा करनी हम करेंगे, तुम टेंशन मत लो। बोले नहीं। चंद्रसेन यादव ने सेना भेज दी। अब अटैक होने वाला था। दोनों अलग अलग दिशा, मतलब पास में ही थे लेकिन एक ही एरिया में थे लेकिन थोड़े दूर थे। दोनों में झगड़े होने वाले थे। तो झगड़ा ना हो इसीलिए बालाजी विश्वनाथ वहां से निकल के पुरंदर पे चले गए। बालाजी विश्वनाथ के साथ में इस समय पे बाजीराव उपस्थित थे। 11 साल के थे बाजीराव, 1711 की बात है ये। बालाजी विश्वनाथ वहां से निकल के पुरंदर पे चले गए। अब पुरंदर पे जाने के बाद चंद्रसेन यादव ने अपनी पूरी सेना भेजी पुरंदर पे, और पुरंदर पे सेना भेजने के बाद पुरंदर को घेर लिया। पुरंदर पे वहां पे सचिव अवेलेबल थे जो अष्टप्रधान मंडल वाले थे। पुरंदर को घेर के उन्होंने जीत लिया। बोले सचिव को, बोले हमको चाहिए बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को वहां से निकाल दिया। बालाजी विश्वनाथ वहां से निरेव गए, गांव है, और वहां पे निरेव के बाजू में परिचय गांव आता है एक, उसके बाजू में जंगल है। तो पिलाजी यादव, नाथाजी धुमाड़ और कान्होजी शिर्के ये शाहू महाराज के ससुर है। इन तीनों ने मिलकर बालाजी विश्वनाथ उनके फैमिली को बचाया। यह पहला युद्ध प्रसंग था बाजीराव की जिंदगी का। तो बाजीराव को पिलाजी यादव बहुत पसंद आ गए। बोले भाऊ फेवरेट मार्क, स्टार मार्क, फेवरेट कॉलिंग के नंबर में तुम्हारा नाम बोले, डन, ग्रांटेड। पिलाजी यादव, नाथाजी धुमाड़, कान्होजी शिर्के और पुरंदरे, जो जिन पुरंदरे की वजह से शाहू महाराज को मिले थे, उन सब ने मिलकर बालाजी विश्वनाथ को वहां पे बचाया। अब जैसे तैसे करके ये पांडवगढ़ पे पहुंचे। अब पांडवगढ़ पे पहुंचने के बाद अंबाजी पुरंदर एक जो थे, इनको सातारा भेजा गया। बोले सातारा भेजो, और सातारा में जाके ये बात शाहू महाराज को पता चली। वहां से चंद्रसेन यादव पांडवगढ़ के पास गए। चंद्रसेन यादव पांडवगढ़ पे गए, बालाजी विश्वनाथ सातारा चले गए और शाहू महाराज को सारी बातें बताई। चंद्रसेन यादव का लेटर आया शाहू महाराज को, बोले बालाजी विश्वनाथ को हमारे हवाले करो, अगर हवाले नहीं करोगे तो हम तुमको छोड़ के चलेंगे, हमारा तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। बोले शाहू महाराज को इस समय झगड़ा नहीं करना था, यादव के साथ में झगड़ा ही नहीं करना था। सेनापति के पद पे ऐसे डायरेक्टली कभी झगड़े नहीं होते। कोई एक बड़ा मिनिस्टर, कोई एक बड़ा लीडर, पूरी पार्टी झगड़ा करने को नहीं देखती, क्योंकि उसके समर्थन में बहुत लोग रहते हैं। अगर कोई एक बड़ा लीडर एक पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, उसके साथ में बहुत बड़ी फोर्स जाएंगी, ये बात पता होनी चाहिए। और यही बात हुई, शाहू महाराज ने नहीं बोला। अब हैबतराव निंबाळकर, इनको बुलाया गया। वो अहमदनगर में थे। हैबतराव निंबाळकर को बोले आप जाओ, बोले अटैक करो, बोले इनके ऊपर, समझाओ, बोले पहले तो नहीं माने तो देखो बोले क्या करना है। तो दोनों में उस समय पे जम के झगड़ा हुआ। चंद्रसेन यादव डिफीट हुए और पांडवगढ़ पे थे। पांडवगढ़ पे के पास में अटैक हुआ और वहीं से वो सीधा पन्हाड़ा चले गए और पन्हाड़ा में जाके ताराबाई को वो मैच हो गए, एडजस्ट हो गए, उनके साथ में, उनके साइड में चले गए। हैबतराव निंबाळकर ने जब ये झगड़ा देखा, अब तुम्हारा सेनापति यदि तुमको छोड़ के जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना यार। तुम्हारा सेनापति यदि तुम्हें छोड़ के जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। सेनापति छोड़ के जाने के बाद यह बात बहुत लोगों को खटक रही थी, तो बहुत लोग छोड़ के जाने को तैयार हो गए। इसके पहले कुछ लेटर वेटर है, इनके ताराबाई और इनके लेटर ट्रांजैक्शन हुए थे। यहां पे मेन कारण था चंद्रसेन यादव को छोड़ के जाने का, और वो छोड़ के चले गए। परशुराम पंत वो भी शामिल थे, वो छोड़ के जाने वाले। ये बात शाहू महाराज को पता चली, उनको कैद में डाल दिया। बोले इसकी आंखें निकालो। खंडो बल्लाड़ बोले इतना मत करो, बहुत हो जाएगा, बोले ज्यादा नहीं करना है बोले अपने को। खंडो बल्लाड़ ने समझाया, वो बात वही पे फंस गई, मतलब रुक गई।
अब आगे क्या करेंगे? शाहू महाराज को इस समय पे जादव घराने के साथ में बहुत झगड़े नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने धनाजी जादव के बेटे चंद्रसेन जादव के जाने के बाद में संताजी जादव जो चंद्रसेन जादव के भाई है उनको सरल सीधा सीधा सेनापति पद दे दिया, बोले आप रहो, टेंशन मत लो। लेकिन सेनापति जाने का असर यह हुआ कि बहुत लोगों को लगा कि शाहू महाराज का साइड तो वैसे ही खत्म होने वाला है, क्योंकि अब ध्यान समझना, क्योंकि 1713 में निजामुल मुल्क बड़े पोजीशन पर जाता है मुगलों में। अब ये निजामुल मुल्क कौन है? निजामुल मुल्क वो है जिसने निजाम शाही हैदराबाद की इस्टेब्लिश की थी। जो हैदराबाद के निजाम है, वो बाजीराव मस्तानी में दिखाया ना, वो निजाम जिससे मिलने जाते हैं बाजीराव, वो रणवीर सिंह बाजीराव, वो जाने जाते हैं, ये भूलो मत पेशवा, यही ना कि आपके सेना के बाहर 2 लाख इतने सारे लोग नंगी तलवार लेके खड़े, लेकिन आपको जो नहीं पता कि आपके छावनी के पीछे 2 लाख मराठे नंगी तलवार लेके खड़े हैं। शांत हो जाता है, वो शेर रहता है उसके बाजू में, चुपचाप बैठा हो, वो वाला निजामुल मुल्क। इसके साथ में झगड़े हैं आगे जाके, ये नाम भूलना मत। राइज ऑफ निजामुल मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा इस सीरीज का। निजामुल मुल्क वहां पे राइज हुआ, ये बहुत बेकार चीज थी। 1711 से लेकर 1716 तक शाहू महाराज को बहुत तकलीफ हुई है 6 सालों में, अलग अलग जगह से। अब पेशवा जो शाहू महाराज के अंडर में थे उन्होंने भी कुछ किया नहीं, और हैबतराव निंबाळकर जिन्होंने चंद्रसेन जादव के खिलाफ लड़ाई करी, उनको भी लगा यार चंद्रसेन जादव छोड़ के चले गए, कुछ बात हो नहीं रही है, तो शाहू के साइड में रह के मतलब है या नहीं है, शाहू महाराज के साइड में रह के मतलब है या नहीं, तो उनका भी मन बिखरने लगा। कई सारे बड़े सरदार, इसका फायदा तारारानी ने उठाया, कई सारे बड़े सरदारों को लेटर लिख के फोड़ना चालू किया। इस समय पे हताश ना होते हुए बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, 25 लाख रुपए कर्जा लेके आए। बोले कोई बात नहीं, अब चंद्रसेन जादव गए तो अकेले तो गए नहीं होंगे, उनके साथ में बहुत बड़ी फोर्स गई, बहुत बड़ी फोर्स गई, मराठों की बहुत सी फोर्स खाली हो गई थी। बालाजी विश्वनाथ ने कहा कोई बात नहीं है, अपन फिर से फोर्स रेडी करेंगे बोले, और उन्होंने फिर से पूरी फोर्स रेडी करना चालू किया। अब ध्यान समझना, क्यों एक सेना करते डायरेक्ट पेशवा बना, इसके कारण है। बालाजी विश्वनाथ वैसा वो रेजिलियंस दिखा रहे वहां पे। पिलाजी जाधव, नाथाजी धुमाड़, कान्होजी शिर्के, ये सारे के सारे शाहू महाराज के पीछे खड़े थे। बोले आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ में खड़े। बालाजी विश्वनाथ भी बोले हम आपके साथ में खड़े। इन्होंने फिर से फोर्सेस पूरा क्रिएट करना चालू करी। बोले कोई बात नहीं, हम फिर से फोर्सेस चालू करेंगे। ये 6 साल बहुत कठिन गया, लेकिन इसके बीच में और एक तख्ता पलट हुआ। 1714 में तारा रानी कैद हो गई। वो किसने किया आगे बताऊंगा मैं। तारा रानी का कैद होना, निजामुल मुल्क का सैयद ब्रदर का नाम सुना है, सैयद ब्रदर्स, उनका आना, ये सारी जो पॉलिटिकल खड़खड़। देखो मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, समझो। जिस तरह से पॉलिटिकल हलचल मराठाओं में हो रही है, उसी तरह से पॉलिटिकल हलचल मुगलों में भी हो रही है। सैयद ब्रदर ने तो सीधा सीधा बादशाह का मर्डर करवा दिया था। यह पहली बार हुआ था, आगे बताऊंगा मैं तुमको। तुम्हें एक बात समझनी होगी, इससे तुम्हें हिस्ट्री में क्या समझ में आता है कि जब एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर गिरता है ना, या फिर एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर की डेथ होती है, वो कैसे भी जाए, मतलब बाय नेचुरली जाए, उसकी मौत हो कैसी भी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। इसके बाद में मराठाओं में जो तुमको हलचल दिख रही है, अब औरंगजेब भले तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन औरंगजेब एज अ मुगल वो बड़ा ताकतवर था उनके लिए। तुम उसके डेथ के बाद जो हलचल हुई, इससे तुम्हें यह समझेगा कि एक पावरफुल लीडर के जाने के बाद हमेशा बोल रहा हूं मैं, जैसे नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद भी कांग्रेस के पास में पावरफुल लीडर्स थे। नेहरू जी गए, लाल बहादुर शास्त्री आए, लाल बहादुर शास्त्री गए, मर्डर करवाया उनका। उसके बाद में इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी जी के आने के बाद में शी वॉज ऑल्सो अ बिट स्ट्रांग लेडी। उनके जाने के बाद में पूरी चीजें डगमगा गई। आप देखना सरकारें कैसी पलट रही है उस टाइम स्पेन में, खट 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 खट, सन 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 सरकारें पलट रही है। एक 5 साल की 1991 में कांग्रेस की सरकार स्टैब्लिश होती है, लेकिन उसके बाद में फिर 96, 97 ऊपर नीचे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा अटल बिहारी वाजपेयी स्ट्रांग नहीं थे,
लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के पास में उतने पावरफुल लीडर्स नहीं थे, तो वो सरकारें भी ऊपर नीचे हुई। उसके बाद में एक 4.5 साल का पूरा कालखंड अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत स्ट्रांगली करा है, लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह 2014 तक, अब एक फिर से स्ट्रांग लीडर भारत को मिला। तो एक स्ट्रांग, तुमको पसंद है नहीं पसंद है नरेंद्र मोदी जी, ये बात की बात है, वो लीडर स्ट्रांग है, तुमको मानना पड़ेगा। ऐसी किसी के पूरे वोट नहीं पड़ते किसी को, ठीक है। तो बात यहां पे ये हुई कि जब कोई एक ताकतवर लीडर जाता है, उसके बाद में एक ब्लैक पीरियड आता है, कभी भी याद रखना। अब मोदी जी के जाने के बाद यदि कोई पावरफुल लीडर गद्दी पे नहीं आया तो ब्लैक पीरियड आने के चांसेस होते हैं हमेशा से, क्योंकि वो ऐसा सेट मार्क पास करके जाते हैं कि उस सेट मार्क पे लोग जाने नहीं चाहते। लोग उन्हीं के भरोसे रहते, अरे ये है क्या टेंशन है, ये है क्या टेंशन है, यार गए हमें अभी टेंशन है, अब कोई नहीं है, ऐसा होता है वो, समझा। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में एक बहुत बड़ी बात हुई। सबसे बड़ी बात इस बीच में यह हुई कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल का पूरा फायदा शाहू महाराज ने 6 सालों में उठाया। इसका फायदा दाऊद खान भी उठा रहा था। शाहू महाराज को यह लगा कि अब हम डायरेक्ट कर्नाटका में जाएंगे। जिस तरह से शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र अपना स्वराज्य बनाया था, भले ही मैं बादशाह के नीचे उसके पत्रों के साथ में हूं, उसके अमलदार की तरह मैं हूं, लेकिन इंडिपेंडेंट स्वराज्य बनाना यह मेरा अधिकार है, वो दिखाने को थे। और वो कर्नाटका में अपना एक्सपांशन करे जा रहे थे। कई जगहों पे मुगलों के साथ में उनके झगड़े हैं, मुगलों के साथ में युद्ध हो रहे थे। ये बात दाऊद खान पन्नी को समझी। दाऊद खान पन्नी ने बोला अब कोई फायदा नहीं है, बोले अब डायरेक्ट युद्ध तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इनके सरदार फोड़ने के काम करेंगे। तो दाऊद खान पन्नी ने चंद्रसेन यादव को लेटर लिखा। चंद्रसेन यादव डिफेक्ट हो गए उनके पास। तारा रानी का भी इसका फायदा उठा रहे, चंद्रसेन यादव भी इसका फायदा उठा रहे, दोनों के दोनों मिलके यहां पे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। शाहू महाराज के ये 6 साल बहुत डिफिकल्ट गए हैं। वो कैसे गए अभी बताता हूं तुमको। शाहू महाराज की एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, शाहू महाराज का जो स्वभाव था, वो भले ही युद्ध में नहीं जाते होंगे, भले ही उन्होंने बहुत साल औरंगजेब के साथ में बिताए होंगे, लेकिन उनमें दूरदृष्टि थी लोगों को पहचानने की। ध्यान समझना, शाहू महाराज का स्वभाव पहले से बहुत निर्मल है, पहले से ही है। इतने जो तुमने प्रसंग देखे, इन प्रसंगों में भी तुमने देखा कि खंडू बल्लाळ ने जाके बोला परशुराम पंत की आंखें मत फोड़ो, बोले ठीक है। इसी बीच में अब ध्यान समझना, कोरेगांव करके जगह आती है पुणे के पास में, वहां से 15 माइल ईस्ट में एक खटाव करके जगह आती है, खटाव ठाना आता है वो। जिस समय संभाजी महाराज को मारा गया, वहां खटाव में एक कृष्णाजी खटावकर ब्राह्मण घराना था। ये औरंगजेब के लिए काम करते थे। कई सारे ब्राह्मण, कई सारे मराठे, कई सारे राजपूत औरंगजेब के तरह काम किया करते थे। ये जो खटावकर घराना था, चंद्रसेन यादव, थोरात, उदाजी चौहान, ये सारे इन्होंने जब शाहू महाराज के खिलाफ आवाज उठाई तो खटावकर भी उसमें शामिल हुए, क्योंकि शाहू महाराज का ये बोलना था कि जहांगीरी वापस चाहिए, अब तुम्हारा रहेगा नहीं, हमको एक सेंट्रलाइज पद्धत चालू करनी है। अब खटावकर का गेम बजाने के लिए शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को भेजा। अब इसमें यह हुआ कि परशुराम पंत ने, ध्यान समझना, परशुराम पंत ने अपने बेटे को लेटर लिखा, क्योंकि उनको छुड़ा लेना था, वो सातारा में कैद में थे। उन्होंने लेटर लिखा, बोले काम करो, तुम बालाजी विश्वनाथ के साथ में जाओ, लड़ो, मरो, मेरे को छुड़ाओ, बोले खुश करो, बोले शाहू महाराज को। वो गए, कृष्णाजी खटावकर मारा गया। कृष्णाजी खटावकर को मारा, कृष्णाजी खटावकर के बड़े बेटे को मारा, उनके 2 बेटे बचे शाहू महाराज के पास में। शाहू महाराज बोले छोड़ दो, बोले इनको कोई टेंशन नहीं है, हमारे साथ में शामिल हो जाओ, बोले। वो शामिल हो गए। शाहू महाराज का स्वभाव बहुत अच्छा था। ये जब परशुराम पंत के बेटे ने जब कहा कि, तो पूछा परशुराम पंत के बेटे को तुमको क्या चाहिए, बोले मेरे पिताजी को छोड़ दो, बोले छोड़ दिया। परशुराम पंत को पेशवाई दे दी, बोले ले आओ, तुमने बोला ना अपने बेटे को जाओ पेशवाई, कुछ दिनों के लिए पेशवाई दी, फिर पेशवाई से निकाल दिया, बालाजी विश्वनाथ बने, बाद में प्रतिनिधि के पोस्ट पर डाल दिया उनको। इस बीच ये हुआ, चंद्रसेन, खटावकर, दामाजी थोरात, उदाजी चौहान, इन सब का फायदा ताराबाई ले रही थी।
1711 में जिस समय पे चंद्रसेन जाधव ने शाहू महाराज को छोड़ा, इसका फायदा तारा रानी ने उठाया, कमर कसी और जो कुछ भी कारस्तान कर सकती थी उसमें उन्होंने करने की कोशिश करी। लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला। अब 3 साल बाद राजसबाई, जो राजाराम महाराज की दूसरी वाइफ है, ताराबाई के बेटे का नाम है शिवाजी सेकंड, वैसे ही राजसबाई और राजसबाई के बेटे का नाम है संभाजी सेकंड। 1714 में राजसबाई ने कुछ लोगों को लेके ताराबाई को कैद में डाल दिया। क्यों डाला, कैसे डाला नहीं पता, लेकिन इसमें शाहू महाराज का हाथ है ऐसे पूरी शक्यता है। अब कैद में डाला यानी कि कोई ऐसा बंदी घर में नहीं डालते, पदचित करते हैं, यानी कि पद से निकाला जाता है, उनको नजर कैद में रखते कि तुम्हारे पास अधिकार नहीं रहेंगे। रामचंद्र पंत अमात्य की भी शायद ये इच्छा रही होंगी, क्योंकि उनका शाहू महाराज के साइड में झुकाव था, और ये सारा होने में शाहू महाराज का हाथ है, ऐसा भी हो सकता है। ये 1711 से 1714 के बीच में ये हुआ कि सातारा की गद्दी पे छत्रपति शाहू महाराज बैठे हैं, इसीलिए वो छत्रपति की ओरिजिनल गद्दी नहीं है, हमारी छत्रपति की ओरिजिनल गद्दी है, ऐसा तारा रानी ने डिक्लेयर किया और कोल्हापुर की गद्दी एस्टैब्लिश हुई। अब उस गद्दी पर राजसबाई और संभाजी महाराज आ गए थे। संभाजी राजे सेकंड, शिवाजी राजे का जन्म, मतलब शिवाजी सेकंड, उनका जन्म 1696 का है, संभाजी राजे का जन्म 1698 का है, संभाजी सेकंड, राजसबाई वो गद्दी पे आए, और रामचंद्र पंत अमात्य ताराबाई के लिए काम कर रहे थे, और कुछ लोगों ने मिलके ताराबाई और शिवाजी सेकंड उनको निकाल दिया, क्योंकि तारा रानी का स्वभाव बहुत उग्र था, ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। शाहू महाराज यदि चाहते तो कोल्हापुर की गद्दी कभी भी उल्टा पालट कर देते। अरे क्या कोई बड़ी बात नहीं थी, मुगलों के तख्तों को जाके हिला डाला था, सेना इन्हीं की बड़ी हो रही थी। अगर वो तख्ता पलट कर सकते थे, क्योंकि कान्होजी आंग्रे अगले लेसन में आएंगे, कान्होजी आंग्रे जैसे इतने बड़े बड़े सरदार जो ताराबाई के पास में थे, वो छोड़ के शाहू महाराज के पास में चले गए। इनको तख्ता पलट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कोल्हापुर का जो घराना है, इसको पदचित करके खत्म करना शाहू महाराज के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन शाहू महाराज ने कभी भी उनके खिलाफ किसी भी पेशवा, किसी भी पंत, किसी भी सरदार को बात करने की अनुमति नहीं दी। राजसबाई आई है, कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, राजसबाई ने पॉलिटिक्स नहीं किया, जैसी है वैसे उनको रहने दिया। इसके बाद में कोल्हापुर के गद्दी की कोई हालचाल तुम्हें दिखने को नहीं मिलेंगी, नहीं है ही नहीं। रामचंद्र पंत अमात्य बहुत परेशान हो चुके थे इन सबसे। रामचंद्र पंत अमात्य को पसंद नहीं आ रहा था। रामचंद्र पंत अमात्य ने रिटायरमेंट ले लिया। रामचंद्र पंत अमात्य का एंड बहुत खराब है। वो रिटायर हो गए, किसी एक मंदिर में 16-17 साल रहे वो। उनके बेटे ने स्वराज्य में आए हैं, शाहू महाराज के लिए काम करा है उनके बेटे, तारा रानी के पास में भी है। लेकिन रामचंद्र पंत चले गए, उनका पॉलिटिक्स से बहुत मन उठ चुका था। और सातारा और कोल्हापुर की गद्दी डिवाइड होने के बाद शाहू महाराज ने कोल्हापुर के गद्दी पे कभी आक्रमण करने की कोशिश नहीं करी। नहीं, ठीक है, बोले जैसा है वैसा रहने दो, हमको नहीं करना है। बाद में कोल्हापुर की ही गद्दी से शाहू महाराज आते हैं। कौन से वाले? शाहू सेकंड, थोरले शाहू महाराज, ये वाले नहीं, दूसरे वाले, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को स्कॉलरशिप वगैरह दी थी, वो वाले। और ऐसे ही दो गद्दियां डिवाइड हुई। लेकिन इसमें शाहू महाराज का भी बहुत बड़ा रोल कॉल है कि वो चाहते तो गद्दी कभी भी उखाड़ सकते थे, लेकिन उनके स्वभाव ने बचा के रखा। अब ये तो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया, लेकिन कान्होजी आंग्रे, जिनको समुंदर का शिवाजी बोला जाता है, बहुत लोगों ने बोला सर बोले कान्होजी आंग्रे पे वीडियो बनाओ, सभी पे बनाया जाएगा यार, पानीपत पे वीडियो बनाओ तीसरा। अरे रुको भाई, जाने तो दो पानीपत तक, पूरा बाजीराव बचा है। बालाजी विश्वनाथ अभी तक दिल्ली नहीं गए। यसुबाई को तो भी छुड़ा के लेके आना है ना, यसुबाई कैसे आएंगी? महारानी यसुबाई वापस आती है। ये सारी हलचल, ये सारी हरकतें हम देखेंगे। कल देखेंगे हम कान्होजी आंग्रे के बारे में। कान्होजी आंग्रे शाहू महाराज के पास में कैसे आए,
उनका बालाजी विश्वनाथ के साथ में क्या संबंध था, कान्होजी आंगरे को समुद्री शिवाजी क्यों कहा जाता है, समुद्र का शिवाजी बोला जाता है, उन्हें क्यों बोला जाता है, ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।